लेकिन आपको डिसीजन मेकिंग में वो जगह नहीं मिली कि कहीं पर आपको होना चाहिए था लेकिन उस डिसीजन में आपसे नहीं पूछा गया। इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा जो पालन पोषण हुआ वो बहुत ही अलग तरीके से हुआ। बहुत लोगों ने मेरे से कहा कि ये तूने बेटा गलत काम चूज़ कर लिया। अच्छा। जो अलग बात वो थी कि हम लोग ना तो गांव में ही थे ना हम शहर में ही थे। मुझे ऐसा लगता था कि जिस खुले हुए माहौल से तू निकल के आई है यहाँ तुझको एक चार दीवारी में बंद सा कर दिया गया है। कितने साल बाद लगा कि आपको आपके पैशन में वापस लौटना चाहिए? मेरे पापा जी का था भी ऐसा कि वो हम तीनों भाई बहनों को भी यही बोला कि जॉब कभी नहीं करनी है। तो आप मानती हैं कि भारतीय नारी सब पर भारी? मैं लगातार गांव आती जाती रही, काम करती रही। मैंने वो फेस किया कि जो मेरा बेटा है वो थोड़ा सा मुझसे कनेक्ट कम है। आपने कहा कि आपने यूपी में हल्दी की खेती की, जबकि यूपी में तो गन्ने की खेती बहुत बड़ी मात्रा में होती है। गन्ने की खेती बहुत बड़ी मात्रा में है, लेकिन आप कह रहे थे कि आप हल्दी के पत्तों से भी आप कुछ उसका जो बाय प्रोडक्ट है उससे भी आप ऑयल निकालती हैं। लगभग अक्टूबर नवंबर के समय में वो पत्ता हल्दी का पीला पड़ जाता है। वो पीला पड़ते समय ही उसको किसान के प्रति समाज की सोच है वो कितनी एक बदली है? तो इतना अब ऐसी कोई नहीं है घटना कि किसान बेचारा बना रहे। तो लेडी फार्मर को लेकर क्या नजरिया है लोगों का? अरे भूषण की लड़की ने खेत का शुरू काम कर दिया, खेती का शुरू, ये कहते हुआ। हमें लगता है कि दुनिया तक जानी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी स्टोरी इंस्पायरल है। तू नहीं कर पाएगी। मैंने कहा अगर मेरे पापा मेरे से बोल रहे हैं कि बेटा तू कर लेगी तो मैं कर लूँगी। खेत में मुनाफा खेत से नहीं बल्कि नई सोच से होकर गुजरता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुनो जिंदगी, हर कहानी जिंदगी की जुबानी, और मैं हूं आपके साथ रूपा मेहता। और ख़ास बात यह है कि इस समय दुनिया भर में इंटरनेशनल वुमेन फार्मर ईयर मनाया जा रहा है, जहां महिलाओं के खेती में योगदान को सम्मान दिया जा रहा है। ऐसे खास मौके पर आज की हमारी कहानी एक ऐसी महिला किसान की है जो न सिर्फ इस बदलाव का हिस्सा है बल्कि उसे आगे भी बढ़ा रही है। आज की कहानी इसी सोच को सच साबित करने वाली है। ये कहानी है बदलते भारत की, जहां अब सिर्फ बेटे ही नहीं बल्कि बेटियां भी अपने माता पिता की विरासत को आगे बढ़ाने में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और कहते हैं ना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आज की हमारी मेहमान ने इसे अपने काम से साबित किया है। कम उम्र में ही खेतों से जुड़ाव, शादी के बाद भी वही जुनून, और आज अपने पिता के साथ मिलकर एग्री बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाना। इनके पिता हैं भारत भूषण त्यागी, जो कि जैविक खेती के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है, और आज उनकी बेटी उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हल्दी की खेती, नए नए इनोवेशन, प्रोसेसिंग से लेकर वैल्यू एडिशन तक काम ये सब कर रही हैं। और सबसे खास हल्दी के पत्तों से तेल निकालकर बाय प्रोडक्ट्स का भी शानदार उपयोग। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हमारी आज की खास मेहमान से। अनु जी, आपका स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी में। अनु जी, आपकी स्टोरी बेहद यूँ कहें कि बेहद हमें लगता है कि दुनिया तक जानी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी स्टोरी इंस्पायरल है। क्योंकि आप शादी के बाद देखिए, जहाँ पर जब एक महिला की जब शादी हो जाती है तो उसका ससुराल ही सब कुछ हो जाता है। जो ससुराल का बिजनेस, जो ससुराल का सब कुछ, उसको वहीं एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन आपकी कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि आप शादी के बाद भी अपने ही पिता का जो उनकी जो विरासत है, जो वो खेती है, आप उसी को आगे बढ़ाने में काम कर रही है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आप पहले तो अपने गाँव के बारे में बताइए, जहाँ पर आप पली और बड़ी और जहाँ पर आपको खेती करने की प्रेरणा मिली। इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा जो पालन पोषण हुआ वो बहुत ही अलग तरीके से हुआ। हम 3 भाई बहन हैं और दोनों भाई और मैं सबसे छोटी थी। अच्छा। तो बचपन से पिताजी को खेती करते हुए हमने देखा, और उस समय पर काफ़ी वो जो प्रोग्राम होते थे, ट्रेनिंग, वो लोगों को सिखाना समझाना, तो वो सब हम लोग देखते रहे। लेकिन जो अलग बात वो थी कि हम लोग ना तो गांव में ही थे ना हम शहर में ही थे, क्योंकि हम थे अपने खेतों में, जंगल में अपना घर बना के। हम वहाँ एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर जो उन्होंने शुरू किया, हम लोग वहाँ पे थे। तो पूरा बचपन जंगल में निकला। तो हम ना तो गांव के ही माहौल से मिले और ना ही हम शहर के माहौल से मिल पाए। तो वहाँ एकदम बिल्कुल अलग ही माहौल रहा, और उसी में अपने पिता को मैंने साथ करते हुए देखा। मेरी माता का भी इसमें बड़ा सहयोग रहा, जिन्होंने मुझे बचपन से ही काम करने का अभ्यास बहुत अच्छे से कराया। पिता चीज़ों को बारीकी से बताते थे और सिखाते थे, और माँ उस अभ्यास को पूरा सहारा देती थी। हाँ बिल्कुल।
तो बचपन से ही मुझे काम करने का एक ठीक ठाक अभ्यास हो गया था। तो परवरिश बिल्कुल ऐसे हुई थी जैसे एक सामान्य लड़की की होती है कि भाई आप बड़े होंगे, शादी होगी, आप किसी और परिवार को जाके संभालेंगे। 25 साल की उम्र में शादी हुई और पास ही के गांव में हुई थी, हापुड़ के पास। तो 2 साल का समय मुझे रहा कि मैं वहाँ पर रही थी, क्योंकि अब मैं जंगल के माहौल से निकल के गई थी तो मेरे गांव लिए में आप गांव बिल्कुल में नया मैं गई, माहौल। तो ना तो वहाँ के रीति रिवाजों का ज़्यादा मुझे पता था, और जब वो जाके मैंने देखे तो वो मुझे एक भारी बोझा सा ऐसा लगता था कि पता नहीं कुछ अलग दुनिया वाली बातें तेरे साथ हो रही हैं। तो एडजस्ट मैं कर सकती थी, क्योंकि मेरे को खुद से ये कॉन्फिडेंस था खुद में कि मैं चाहे शहर में जाऊँ चाहे मैं गाँव में जाऊँ, मैं एडजस्ट हो जाऊँगी सब जगह। तो वहाँ रहते रहते 2 साल का समय निकला, और उस 2 साल के समय में मैं वहाँ अच्छे से एडजस्ट हुई, सबको स्वीकार थी, खूब अच्छे से था। लेकिन मन के किसी एक कोने में जो अकेलापन मुझे महसूस देता था, खालीपन। मेरे रूम में एक विंडो थी, मैं उसमें बैठ के सिर्फ हमेशा बाहर देखती रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जिस खुले हुए माहौल से तू निकल के आई है, यहाँ तुझको एक 4 दीवारी में बंद सा कर दिया गया है। थोड़े से वहाँ पुराने रिवाज भी हैं कि पर्दा करना है, आप साड़ी ही पहनेंगे, आप छत पे नहीं जा सकते घूमने के लिए, ज़्यादा बाहर आना जाना इस तरीके का नहीं था। तो अब हमको ये माहौल मिला नहीं था, हम खुले पूरे खेतों में घूमना, काम करना, तो वो चीज़ें थोड़ा अजीब लगने लगी। पर ठीक है, वो पापा से मैंने शेयर किया कि इस तरीके से है, तो वो बोले कि तू कर लेगी, मेरे को तेरे पे विश्वास है। वो समय निकल गया। उसी समय में जैसे हम लोग आते जाते रहे अपने परिवार में, तो मेरे पति को मेरे पिता के विचारों से बहुत वो प्रभावित हुए, और उनका भी मन यही था कि शहर की चमक धमक से दूर रहा जाए और हम शांति से एक छोटे से घर में सुखी माहौल भी जिए, और बच्चे भी आगे के लिए स्वास्थ्य सही हो और वो एक अच्छा माहौल उनको मिले। तो उसके लिए उन्होंने सोचा तो कि आपको कितने साल बाद लगा कि आपको आपके पैशन में वापस लौटना चाहिए? जब हम शादी के 2 साल बाद हस्बैंड ने बोला कि हम लोगों को ऐसे ऐसे वहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए। अच्छा, आपके हस्बैंड ने बोला? जी हाँ, उन्होंने बोला तो तुम क्या सोचते हो? मैंने कहा ठीक है, अगर किस वजह से आप वहाँ जाना चाहते हो। उनका विचार था कि मैं कुछ काम कर लूँगा वहाँ पे, जिससे कि हम अपने खर्चे शुरू कर पाएँ। तो वैसे आपके हस्बैंड क्या काम करते थे? जब शादी हुई थी उस समय मेरे हस्बैंड कुछ नहीं कर रहे थे। हाँ, मेरे पिताजी ने, उनको था कि मनुष्य मतलब जो जिसके साथ जीना है वो अच्छा होना चाहिए। तो उनकी खेती थी? उनकी खेती थी। अच्छा। उसके अलावा वो कोई जॉब वगैरह ऐसा नहीं था। और मेरे पापा जी का था भी ऐसा कि वो हम तीनों भाई बहनों को भी यही बोला कि जॉब कभी नहीं करनी है, किसी की नौकरी शुरू से ही आपको ऐसा ही बड़ा किया गया, ये कहकर कि आपको जॉब नहीं करनी है। पढ़ाई का कोई दबाव नहीं था। अच्छा। कि आपको फर्स्ट आना है या ना, बेटा समाज गति के हिसाब से आप अपना कर लीजिए, चीज़ों को समझिए। हाँ, वो कभी नहीं पूछते थे कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप कैसे फर्स्ट आए हो, फेल आए हो, क्या आए हो, वो कभी नहीं पूछते थे। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग धीरे धीरे उसी माहौल से डल के निकले। फिर हस्बैंड शाना बीटा गांव के पास है एक जगह तहसील, वहाँ पे हम लोग सह परिवार आ गए। अच्छा। और आने के भी 1 साल का हमको समय लगा, ये सोचते हुए कि कैसे हम रहेंगे, अभी एडजस्ट करना है सब कुछ। नहीं, जो ये आपने गांव बताया बीटा गांव। बीटा गांव जी। तो ये बीटा गांव कहाँ पर है? ये बीटा गांव बुलंदशहर जिले के तहसील शाना के पास है। जहाँ आपके माता पिता रहते हैं? जहाँ रहते हैं, जो मेरा मायका है, जो मेरा। अच्छा, वही गांव में आप शिफ्ट हो गए? जी, उसी गांव के पास शाना। अच्छा, उसके 5 किलोमीटर। हाँ, अच्छा, 5 किलोमीटर की दूरी पे आपने अपना वहाँ शिफ्ट कर लिया? हाँ जी, हम लोग रेंट पे रहे कुछ दिन, और 1 साल का समय ऐसे ही निकल गया। और मन में फिर वही बातें आने लगी कि हम तो यहाँ आके भी ऐसी थे जैसे वहाँ थे, ऐसे यहाँ थे, तो हमने आके कुछ किया नहीं। तो सलाह किससे लें? तो जब समझदार व्यक्ति कोई सामने हो या जिससे आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट हो, तो वो मेरे पिता थे। तो हम दोनों वहाँ पर गए और उनसे सलाह ली। तो उन्होंने कहा कि बेटा, आप अपने आप में सबसे पहले ये सोचो कि आप क्या कर सकते हो। तो और मेरे सुझाव ये है कि आप जो पहले से करते आए थे वो आप दोबारा से शुरू कर सकते हो, क्योंकि जब वहाँ प्रोसेसिंग होती थी तो उसको साथ में करवाना, पैकेजिंग करवाना, तो वो सब चीज़ें तो आप शुरू से ही कर रही थी? हाँ, वो चीज़ें मैंने वहाँ पे सीखी थी। पर तब जब तक था कि अब जब तक हैं तब तक करेंगे, जब चले जाएंगे ठीक है, ख़त्म बात। लेकिन जब वही चीज़ हमको जब चले गए तो उस चीज़ ने छोड़ा नहीं। हाँ, वो चीज़ ने हमको छोड़ा नहीं। तो उनके कहने से फिर मैंने रोज़ ये रूटीन बनाया कि मेरे को सुबह उठकर जल्दी अपने घर का रूटीन संभालना है, क्योंकि मुझे दोनों परिवार संभालने थे अपने, मेरा काम भी ना बिगड़े और मुझे अपना ये बच्चे को भी देखना था। तब तक एक बेटी थी। तो मेरी जो सासू माँ हैं वो बहुत ज़्यादा मेरे को कोऑपरेट किया, उन्होंने बहुत मदद की। उन्होंने कहा कि बच्चे की तरफ से तुम
फ्री रहना और जो करना चाहते हो उसके लिए प्रयास करो। तभी आज आप यहाँ पर पहुँचे, तभी क्योंकि मैं देखिए आज, परिवार का सपोर्ट नहीं होता। परिवार का सपोर्ट, हम कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति ने आपके पीछे मदद की तो आप इस सफलता तक पहुँचे नहीं। मैं देख पाती हूँ कि हम बचपन से हमारे पीछे बहुत लोग हमारी मदद करते हैं, तब हम किसी एक मुकाम पर पहुँच पाते हैं। तो दोनों तरफ के माता पिता थे, पति थे, भाई थे, तो सब कुछ ऐसे रहा कि आपको सबने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। और फिर आके वो घर से मैंने काम शुरू किया वहाँ से। तो रोज़ जाना करके वहाँ पर प्रोसेसिंग का सारे स्टोर को देखना। उसी समय में फिर दोबारा से मन में ये बात आने लगी कि पापा मेरे को खेती भी करनी है थोड़ी सी। अच्छा। तो वो बोले इतनी ज़मीन पड़ी है तो कोई सी भी ले ले बेटा, जो तुझे खेत अच्छा लगे। मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा सा अलग लूँगी और मैं अपनी जिम्मेदारी से करूँगी, गाइड मुझे आप करेंगे। अच्छा। तो मैंने रेंट पे 40 बीघा लगभग 7-8 एकड़ के आसपास का एक रेंट पे ज़मीन को उठाया। अच्छा, पिता की ज़मीन आपने नहीं ली, अपनी रेंट की ली? जी। और मैंने you. उस पर खेती करना शुरू किया। तो उसमें मैंने गन्ना भी, हल्दी भी और धान, गेहूँ, वो सारी फसलों के मैंने प्रयास किया। और वो करने में बहुत खुशी होती है। खेती करने में आप पूरे दिन कुछ मत करो, लेकिन अगर आप 1 घंटा अपनी मिट्टी के साथ खेत में कुछ काम कर लिया तो मन को इतनी संतुष्टि मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो आपने यूपी में मिर्च की, आपने कहा कि आपने यूपी में हल्दी की खेती की, जबकि यूपी में तो गन्ने की खेती बहुत बड़ी मात्रा में होती है। गन्ने की खेती बहुत बड़ी मात्रा में है, लेकिन जो मेरे पिता पहले से कर रहे थे, मुझे उन्हीं से सीखना था। अच्छा, तो उन्हीं से आपके मन में ये आया कि मुझे हल्दी यहाँ पे उन्होंने जो सुझाव दिए मैंने वही किया। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप गन्ने के साथ में हल्दी को लगाइए, क्योंकि गन्ना हमारे लिए ज़रूरी था, क्योंकि उसे हम प्रोसेसिंग में वैल्यू एडिशन करके उसका गुड़, शक्कर, वो सब पे काम कर रहे थे। तो फिर उसी के साथ में गन्ने का और हल्दी का तालमेल हमने देखा। और तो क्या तालमेल आपको समझ में आया? तालमेल ये था कि पहला कि दोनों फसलें 1 साल का समय लेती हैं। और साथ में 2 फसलें लेने पर या 2 से ज़्यादा फसलें लेने पर, वो पूरा फसल चक्र है जो हम ट्रेनिंग में सबको समझाते हैं, तो फसलें आपस में एक दूसरे को संभाल के भी रखती हैं। बिल्कुल। जैसे जो, क्योंकि हल्दी जो है वो कहते हैं कि सभी रोगों को खत्म करती है, तो इसीलिए आपने जमीन में उसको एक बार गन्ना लगाया, एक बार हल्दी लगाई। गन्ने के साथ ही हल्दी को लगाया। अच्छा, अगर गन्ने में किसी वजह से कोई छोटा रोग आता भी है तो वो हल्दी की वजह से, हल्दी की गंध से वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आपने टेक्निक से। इसमें समय का और आपके खर्चे का वो सब बचता है, क्योंकि समय इसलिए बचता है, आप एक फसल पे काम कर रहे हैं तो साथ में दूसरी का भी हो गया। आप नलाई गुड़ाई कुछ कर रहे हैं तो गन्ने की तो साथ में हल्दी की भी हो गई है। आप पानी की सिंचाई कर रहे हैं तो वो एक फसल तो साथ में दूध। तो उस समय से किसानों को फिर बचत भी होती है कि वो जो कब कहते हैं कि लागत। तो ये जो बुलंदशहर में जो आपने हल्दी की खेती की और ये जो आंध्र और कर्नाटक में होती है, उसके कंपैरिजन में क्वालिटी कैसी है आपके यहाँ पर? सभी जगह पर अलग अलग वैरायटियाँ लोग काम करते हैं, किसान अपने अपने। हमारे पास जो है वो सुगंध 5 है और वो काफ़ी अच्छी वैरायटी है, जो घरों में ज़्यादातर यूज़ होती है वो वही है सुगंध 5। जी, सुगंध 5। और उसका अच्छा रिजल्ट है और अच्छी वो प्रोसेसिंग में भी आसानी से तैयार हो जाती है। तो अनु जी, आप पूरी प्रोसेसिंग आप खुद संभालती हैं, तो इसमें आपको क्या चैलेंज आता है? पूरी प्रोसेसिंग संभालने के लिए अभी तो अकेले नहीं संभाल पाते, हम लोग साथ में परिवार रहते हैं जो बाहर से रोज़गार के अवसर ढूंढते हैं। कुछ महिलाएं जो जिनके पास काम नहीं है तो हम लोग उनको साथ में रखते हैं। और बाकी जो हमारे घर के अपने बच्चे और महिलाएं हैं, मेरी भाभी हैं, मम्मी हैं, तो वो सब हम मिलकर प्रोसेसिंग करते हैं। आप सारे मतलब फैमिली मेंबर्स और प्लस गांव की जितनी महिलाएं हैं, आप उनको साथ लेकर काम करती हैं? आसपास की जितनी गांव की महिलाएं हैं। तो कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं? मैम वैसे तो काफ़ी महिलाएं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो सीजनली आती है। जैसे हमारा आम का बाग है तो उसमें एक समय पे ही वो आता है, तो उसी समय उसका स्टॉक हमको मेंटेन करना है, तो 25-30 महिलाएं तो लगभग वो चला जाता है परिवार। तो आपके साथ 25 से 30 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो कभी आपके मन में नहीं आया कि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाए? नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेरा कभी मन ऐसा नहीं किया, क्योंकि शुरू से ही मुझे वो वाली बात नहीं थी कि मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। अच्छा, या आपने कभी उस दिशा में सोचा ही नहीं? मेरे को जितनी आवश्यकता है उतना ही हमको करना है। हमको एक अच्छा काम करना है, किसी को अवसर देना है, 10 परिवारों को साथ लेके चलना है, बस ये विचार था। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बिजनेस करके हमको नोट कमाने हैं। नहीं, तो आप जैसे हल्दी की खेती कर रहे हैं, तो मैंने कहीं आपके वीडियो में देखा था कि आप कह रहे थे कि आप हल्दी के पत्तों से भी आप कुछ उसका जो बाय प्रोडक्ट है उससे भी आप ऑयल निकालती हैं। जी, वो क्या प्रोसेस है? जी, हम जब किसानों को समझाते और ट्रेनिंग देते हैं तो उस समय में हम उनसे ही कहते हैं कि उनकी आमदनी बढ़ाने का क्या तरीका हो सकता है। तो उसमें हम सह फसली साथ में ले रहे हैं, गन्ना भी है, हल्दी भी है, लेकिन हल्दी सिर्फ है तो सिर्फ पाउडर ही बना के आप सेल करेंगे वो ज़रूरी नहीं है। आप उसको बीज में भी सेल करेंगे, लेकिन जिस समय वो खुदने से पहले
लगभग अक्टूबर नवंबर के समय में वो पत्ता हल्दी का पीला पड़ जाता है। ओके। वो पीला पड़ते समय ही उसको काट लिया जाता है, उसका तेल निकलवाते हैं। अच्छा। और वो तेल शरीर के बहुत सारे रोगों में काम करता है, खासकर जो हमारे जोड़ों के दर्द हैं उनके लिए वो बहुत गुणकारी चीज़ है। तो क्या जो ये आप हल्दी के पत्तों से तेल बनाते हैं, क्या ये छोटे किसान भी इसको प्रयोग में ला सकते हैं? कैसे यूज़ करें वो इसको, कैसे मतलब कर सकते हैं? छोटा आपने कोई यूनिट लगाया है या आप कैसे करते हैं ये प्रोसेस? इसका यूनिट जो है वो काफ़ी सस्ता नहीं है, वो महंगा पड़ता है। तो ये काफ़ी जगहों पे मिल जाता है, तो किसान संपर्क करेंगे तो वो तेल निकलवाने के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अच्छा, वो यूनिट। और आपने खुद का यूनिट लगाया हुआ है? हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है, अभी बाकी चीज़ों का हल्दी के तेल निकालने के लिए नहीं है। अच्छा, नहीं है, वो आप बाहर से ही कराते हैं? वो उसको बाहर से ही कराना पड़ता है। तो आज अभी देखिए जो आज का जो टाइम चल रहा है, इस टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज खेती को लेकर ये है कि लेबर को लेकर काफ़ी समस्याएं आती हैं, मतलब मैन पावर की दिक्कत सबसे ज़्यादा है। तो आप इस चैलेंज को कैसे देखते हैं कि आपको भी ऐसा कोई चैलेंज फेस करना पड़ रहा है कि आपको ईजिली मैन पावर अवेलेबल हो जा रही है? जितने भी परिवार साथ में लगे हुए हैं और उनसे जब बाहर मैसेज जाता है कि हम लोग ऐसे पूरा साल के साल वहाँ जा रहे हैं और अच्छे से हम लोग कर पा रहे हैं, तो मेरे पास काफ़ी फ़ोन आते हैं या महिलाएं खुद से भी आती हैं कि आप हमें भी यहाँ लगा लीजिए। अच्छा। तो आपको मैन पावर को लेकर कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल कोई इशू नहीं है उसमें। तो आपको इजीली जब चाहें जितना चाहें उतने परिवारों के साथ आप काम कर सकते हैं। अच्छा। तो क्या आपने कभी हाईटेक खेती की तरफ भी सोचा है कि हाईटेक तरीके से खेती करनी चाहिए? आप जो अभी खेती कर रहे हो वो कैसे मैनुअली कर रहे हो? हाँ मैम, वो सारी मैनुअली हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, कॉस्ट भी आती होगी ज़्यादा, लेबर भी ज़्यादा चाहिए होगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि हम एक साथ 2-3 से फसलें ज़्यादा लेते हैं, तो उसमें हल्दी के लिए जो काम हुआ वो साथ में गन्ने की नलाई भी हो गई, तो उससे समय भी बचता है, लेबर भी बचती है, सारे काम होते हैं। अच्छा, तो उसी लेबर से आप दोनों करवा लें? थोड़ा सा किसान को धरती की व्यवस्था को समझना है। बिल्कुल। धरती एक समय में अनेकों घास, पेड़ पौधे, आप देखिए एक इतनी घास से लेके एक बहुत बड़ा पेड़ तक उगाने की क्षमता रखती है। जी बिल्कुल। पर किसान को क्या है कि वो एक ही फसल पे फोकस रहता है। हाँ। तो उसको ये व्यवस्था समझनी है कि जब धरती देने के लिए तैयार है तो आपको लेने के लिए भी तैयार होना चाहिए। तो उस क्रम को समझते हुए जब काम करेंगे तो वो उसमें दिक्कत नहीं आती है उसमें। तो आप आगे की क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? आप कोई टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे कि जो आप अभी खेती कर रहे हो, कोई आपको पोली हाउस या कुछ इस तरीके का? नहीं, अभी पोली हाउस पे इस तरीके से नहीं है। जो हम किसानों को भी हमारे जो ज़्यादातर किसान जो बिल्कुल देहाती गाँवों से आ रहे हैं, वो नहीं कर पाते इतना हाईटेक। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि ट्रेनिंग में छोटे छोटे किसानों को जो नहीं समझ पा रहे उनको किसी तरीके से काम पे लगाया जाए, उस चीज को समझें और करें। तो वो इतना हाईटेक जब उनको बताते हैं तो वो डर जाते हैं। तो हम प्रयास यही करते हैं कि आप ऐसे करें। अब जैसे प्रोसेसिंग में जब हम समझाते हैं तो हमारा उद्देश्य भी समझाने का यही है कि जब किसान अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है तो उसको प्रोसेसिंग में जाना होगा। और प्रोसेसिंग के लिए जब उसको बोला जाता है तो वो सोचता है कि एक बहुत बड़ा फंड चाहिए जिसमें मुझे बिल्डिंग है, मशीनरी है, स्टॉक है, वो सब चाहिए। तो हम लोग वहाँ इस चीज़ को किया है हमने, और सबके सामने उदाहरण पेश करते हैं कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। हम लोगों ने अपने खेत से उगाए सामान को प्रोसेस किया और उसको पैकेट करने के लिए हमने एक समय में मोमबत्ती से भी हम पैक करते थे जी। किसी बड़े खर्चे की करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा श्रम और समझने की ज़रूरत है। तो एक दिन में 16 कुंटल सामान हमने मोमबत्ती से पैक किया जी। क्या बात। उसके बाद में जब हमको लगा कि अब हम मोमबत्ती से ऊपर जाना चाहते हैं तो हमने एक छोटी सी, बिल्कुल सस्ता जितना हम कर सकते हैं, हमने 3,000 रुपये की एक छोटी सी पाउच सीलर लिया। उससे पैकेजिंग और अच्छी होने लगी। किसान उतना तो ले ही सकता है, वो मशीन भी साइज के हिसाब से छोटी बड़ी हो जाएगी। तो कोशिश यही रही कि किसान का डराएं नहीं, उसका मन छोटा ना करें। बिल्कुल, उसको ये बताएं कि जितना आपके पास रिसोर्सेज है आप उसमें कैसे अच्छे से खेती कर सकते हो। बिल्कुल, दालें हैं तो दालों को हम हाथ की चक्की से प्रोसेस कर सकते हैं, जो पहले समय में सब करती आई हैं। अचार हैं तो वो भी हम लोग, जैसे हमारी दादी नानियाँ बिना केमिकल के डालती थी तो हम वो डालें। बिना केमिकल के का भी प्रयोग जो मेरा प्रयास रहा वो इसीलिए कि हम ऑर्गेनिक पे इतना ध्यान दे रहे हैं पूरे देश में, एक बहुत बड़ा कार्य किया जा रहा है। ऑर्गेनिक को लेकर तो फार्मर वैसे ही कहीं ना कहीं, देखिए जहाँ तक
मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक का नाम सुनते ही फार्मर कुछ डरने लगते हैं। देखिए रीज़न ये कि अगर अब हम ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी धरती के अंदर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ किया जा जी। चुका है, लेकिन अगर अब ऑर्गेनिक में जाएंगे तो सबसे पहला उनका यही रहता है कि हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। फिर जो कम प्रोडक्शन होगा उसको खरीदने के लिए मार्केट नहीं है, हमें वो प्राइस नहीं मिल पाता। जी। तो आप जैसे ऑर्गेनिक कर रहे हो, नेचुरल कर रहे हो, तो आपको क्या इसमें चैलेंजेस फेस हुए हैं? क्या आपको कोई चैलेंज ऐसा लगा कि मार्केटिंग करने में कोई दिक्कत आ रही हो, या ऑर्गेनिक आपके भी जब आपने ऑर्गेनिक स्टार्ट किया होगा तो कोई प्रोडक्शन के ऊपर इसका इम्पैक्ट आया हो? जब हम उत्पादन ले रहे हैं खेत में से, तो यही कहा जाता है कि अगर आपके पास मार्केट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे जी। अब उसका भी क्या उपाय निकाला जाए? मार्केट तो हमारे पास नहीं आएगी, लाइए जी हम आपका सामान लेते हैं, तो उसके लिए भी हमको खुद ही सोचना है। हम लोगों ने जब प्रोसेसिंग शुरू किया तो हमने शुरू किया अपने परिवारों से, और जो ट्रेनिंग में या पापा जी से मिलने के लिए जो भी लोग वहाँ पे आते थे, तो हर वो सामान लेके जाते थे, और हर एक परिवार के संपर्क में अगले 10 परिवार थे, तो उन्होंने वो सामान उनको दिया। हमने एक किट बॉक्स दिया, MLM, बिल्कुल MLM वाली आपने स्कीम का यूज किया। परिवार की चेन सिस्टम बनाया हम लोगों ने। बिल्कुल चेन सिस्टम। हाँ बिल्कुल चेन सिस्टम। हमने एक छोटा सा सैंपल बॉक्स तैयार किया जो 1 हफ्ते का राशन होता है उसमें, और सभी तरीके की दालें और 6 से 7 घर का जो भी रोजमर्रा का सामान है अपने वो उसमें स्टोर का बॉक्स तैयार किया, वो सबको दिया सैंपल के लिए, क्योंकि बड़ा पैकेट शुरू में कोई उठाना पसंद नहीं करता। वो सैंपल गया, वो काफ़ी पसंद आया, तो वो एज ए दिवाली गिफ्ट भी हम लोगों को ऑर्डर मिले कि हम सेल करेंगे जी, हम आगे बेचना चाहते हैं, या फिर हम अपने परिवारों में गिफ्ट करना चाहते हैं। तो उससे मार्केटिंग हो गई। कुछ पिताजी का प्रयास इतने थे कि वो उसका हमको पूरा अवसर मिला उस चीज़ का। हमने तो आपने इस तरीके से अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट घर घर पहुंचाए? जी। हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि हमें किसी कंपनी के साथ में मिलना है, नहीं। ये चीज़ किसान भी कर सकता है। जी बिल्कुल। प्रयास यही करा कि किसान छोटे से छोटी चीज़ को भी करे। माउथ पब्लिसिटी से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। मन को छोटा ना करें, हिम्मत से काम करें। देखिए पहले ऐसे कहा जाता था कि बेचारा किसान वर्ड यूज़ किया जाता था। जब किसान का नाम आता था ना, तो बेचारा जो एक साइकोलॉजिकल जो थॉट था लोगों का, वो भी यही था बेचारा किसान। लेकिन आज किसान जो है वो बहुत चेंज हो चुका है। और आपको क्या लगता है कि वो बेचारा किसान वाली जो डेफिनेशन है वो अब कितनी बदल चुकी है अभी समाज में? क्योंकि आप किसानी से जुड़े हुए हैं, खेती कर रहे हैं, और महिलाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, आप फार्मर्स को ट्रेनिंग दे रही हैं, तो अभी क्या ये सोच समाज की बदल चुकी है कि बेचारा किसान नहीं रहा अब? क्योंकि किसान भी सोच सकता है, और स्पेशली आप जैसी महिलाएं जो आगे आ रही हैं, और जैसे कि अभी आपने मार्केटिंग का एक ये तरीका बताया, MLM मार्केटिंग, कि आप फार्मर भी इस तरीके से सोच सकता है, और अपने प्रोडक्ट्स को अगर कोई ऑर्गेनिक कर रहा है और जिनके मन में हमेशा ये डर रहता है कि हम मार्केट कैसे करेंगे इसको, और ये आपने बहुत अच्छा बताया कि इस तरीके से आप माउथ पब्लिसिटी से अपने रिलेशन में पहले आप देना शुरू कीजिए, और उसके बाद धीरे धीरे उसकी डिमांड जनरेट हो जाती है। तो अभी किसान की जो किसान के प्रति समाज की सोच है वो कितनी एक बदली है? किसान की सोच अब काफ़ी बदलाव है। आप देखेंगे हमारे देश में खेती के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, और किसान अब इस चीज़ को समझने भी लगे हैं। किसान को सबसे ज़्यादा डर यही सताता है कि जी हम खेती करेंगे पर हमारा बिक नहीं रहा, हमको रेट नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा उस व्यवस्था कि उसको बेचना कैसे है। अगर वो प्रोसेसिंग की तरफ जाते हैं, अगर वो गेहूँ, अगर एक किसान सिर्फ गेहूँ ही उगा रहा है, तो उस गेहूँ के वो वैल्यू एडिशन करके आटा बना सकता है, दलिया बना सकता है। दलिया तो बहुत ज़्यादा बहुत सारे तो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स आ गए हैं, और हम लोग सिखाने के और बताने के लिए भी तैयार हैं। ओट्स देखिए आप, कितना बड़ा मार्केट है। जी बिल्कुल। तो किसान को ये मन छोटा नहीं होना चाहिए मेरी तरफ से तो, और अब इतना है भी नहीं जितना मैं समझ पाती हूँ किसानों के साथ में, तो इतना वैसी कोई नहीं है घटना कि किसान बेचारा बना रहे। अब वो समझ रहे हैं और अपनी और समाज की सोच बदली है उसके प्रति। और जब वो प्रोसेसिंग करता है तो उसके पास में कीमत तय करने का अधिकार भी आ जाता है। बिल्कुल। और जहाँ खेती उत्पादन व्यवस्था में आमदनी है, प्रोसेसिंग में जाने में वो तिगना चौगना हो जाती है। तो आप जैसे अभी खेती किसानी से जुड़ी हुई हैं, तो लेडी फार्मर को लेकर क्या नज़रिया है लोगों का समाज में? जब आप जाती हैं तो लेडी बीइंग अ लेडी फार्मर, तो क्या सोच है समाज की? हम समाज के तो ज़्यादा बड़ा हो जाता है एरिया क्षेत्र उसका। मैं मेरे गांव की घटना आपको बताऊंगी। तो जब वो मैंने खेत शुरू किया तो पता चल जाता है कि वो ऐसे ऐसे काम कर रही है, वो खेत ले रखा है, वो ऐसे खेत पे आती है, उसको दराती में काम करते थे हम लोग, नलाई करते थे, तो सब दिख जाता था। तो अरे मतलब पापा जी को गांव में जैसे आपकी बेटी ये काम कर रही है, भारत भूषण त्यागी है, तो सिर्फ भूषण सबसे जैसे हमारे परिवार के भी हो गए, तो वो इतना बोलते थे, अरे भूषण की लड़की ने खेत का शुरू काम कर दिया, खेती का शुरू। ये कहते हुआ
खेत बहुत लोगों ने मेरे से कहा कि ये तूने बेटा गलत काम चूज़ कर लिया, अच्छा। तू नहीं कर पाएगी। मैंने कहा अगर मेरे पापा मेरे से बोल रहे हैं कि बेटा तू कर लेगी तो मैं कर लूँगी, और मैंने प्रयास किया और उसमें सफलता मिली। मैं हर एक महिला को यही कहूँगी कि बिल्कुल मन चौटा न करें, ये सोचें कि आप क्या कर सकते हैं और उस पर फोकस करें। तो कभी क्या आपको इस फील्ड में लगा कि जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो खेत में काम करती हैं, देखिए बराबर काम करती हैं, बल्कि अपने हस्बैंड के बराबर, जो भी किसान हैं उनके साथ उनके घर की महिलाएं बराबर तुड़ाई कटाई सब साथ में काम बराबर करती करती हैं, हैं, लेकिन कभी ना कभी क्या आपको एज अ लेडी फार्मर आपको कभी ऐसा फील हुआ कि आपने बराबर काम किया लेकिन आपको डिसीजन मेकिंग में वो जगह नहीं मिली, कि कहीं पर आपको होना चाहिए था लेकिन उस डिसीजन में आपसे नहीं पूछा गया? कभी मेल डोमिनेशन लगा आपको अपनी लाइफ में? यहाँ पर मेरे साथ उल्टा हो गया। अच्छा। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ये कहते हैं कि तू मेरे को नहीं पूछा तूने वहाँ पे, उन्हें अच्छा। खेती का डिस, क्योंकि जब मैंने खेत लिए थे तो मैंने उनको बोला नहीं था। अच्छा, बिना पूछे आपने ले मैंने लिया? उनको ये बताया था कि मैं ऐसा सोच रही हूँ, ओके। पर मैं खेत ले चुकी थी। वो मैंने उनको बहुत समय बाद बताया कि मैंने खेत ले लिया और मैंने धान लगाया है पूरे खेत में। लगाने के बाद आपने लगाने के बताया? बाद हाँ, और तो मैंने उनका ये रिएक्शन क्या था? जब तो वो थोड़ी देर तो चुप रहे, फिर बोले कर लिया तो अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा। देखते हैं, चलो जो होता है अच्छा होगा। इतना ऐसा नहीं था कि सपोर्ट नहीं करते हैं, पर वो वाली जो धारणा होती है कि मेल डोमिनेट नहीं कर करने पाएगी, वाली। हाँ औरत है नहीं कर पाएगी, या फिर हम्म। थोड़ा सा इनको ये भी रहता था मेरे हस्बैंड को कि तुम हमेशा कठिन काम ही क्यों चुनते हो, ओके। इजी काम भी तो कर सकते हो, बहुत लोग करते हैं, तो तुम्हें कठिन काम ही क्यों पसंद है। तो आपको क्या लगता है कि एक मेल ज़्यादा अच्छे से खेत को मैनेज कर सकता है या एक महिला? क्योंकि महिला घर भी चलाती है, बच्चे भी संभालती है और बिजनेस भी करती है, तो दोनों में से बेस्ट कौन मैनेजमेंट कर सकता है फील्ड के ऊपर? अगर हम दोनों क्षेत्रों की बात करें, घर की और खेत की, तो महिला बेस्ट है, महिला अच्छे से मैनेज कर वो सकती अच्छे है। से मैनेज कर लेगी। लेकिन अगर हम खेती की बात कर रहे हैं तो ये कोई तुलना का विषय नहीं है, जो मैं मानती हूँ। अपने स्तर पर मेल भी अच्छा कर रहे हैं और फीमेल भी बढ़िया कर रही हैं, लेकिन उनको बेटर मैनेजमेंट किसकी ज़्यादा हो सकती है? अगर मैं अपने फादर का मैनेजमेंट देखूं तो मुझे लगता है कि वो बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। अच्छा। बात समझने की है, अब कितने मेल उस बात को समझ पा रहे हैं, कितने नहीं समझ पा रहे हैं, वो समझ का स्तर अलग हो जाता है। समझ के करते हैं तो फिर कर सकते हैं। तो आप मानती हैं कि भारतीय नारी सब पर भारी? हाँ बिल्कुल, सब पर और भारी। हर तरीके से वो मैनेज कर सकती जी, है अपने हाँ। घर को, बिजनेस को, बिल्कुल कर फैमिली को, सकती है। मतलब बहुत अच्छे से बहुत महिलाएं अच्छे जो है वो खेत खलियान भी संभाल सकती हैं। बिल्कुल संभाल सकती हैं। तो आपने कभी, जैसे कि आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, तो आपने कभी उसमें वैल्यू एडिशन की तरफ और आगे बढ़े हो आप बिजनेस में? क्या आपने कुछ सोचा, आपको कुछ ऐसा प्लान हो कि अभी और मुझे ऐसे इन प्रोडक्ट्स में और वैल्यू एडिड करना है? अभी जैसे हम लोगों का अपना आम का बाग था, तो आम सीधे आ रहे हैं या तो परिवारों को जा रहे थे। हम अच्छा। लोगों को मंडी में कभी आम बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपके बस वो चेन से आपका सर्कल वो चल रहा चैन है। से चला जाता है, और आम आने से पहले ही डिमांड आ जाती है कि जी इतने इतने हमको चाहिए। अच्छा। कई बार बहुत कम पड़ जाता है, हम पूरा नहीं कर पाते, अच्छा, इतनी डिमांड हो जाती है कि इतनी आपके डिमांड हो पास जाती माल है कम आम पड़ की। जाता है। हाँ, और हम परिवारों को कहते भी कि आप आओ गर्मियों में, आम के समय में आप आइए, आम खाइए, खुद से तोड़िए और रहिए यहाँ पर। अच्छा। तो इतना वो नहीं हो पाता। तो आप जैसे ट्रेनिंग भी देती है, तो आप किसानों को, दूसरे किसानों को कैसे गाइड करती हैं? मतलब उनको क्या मेन पॉइंट्स जो हैं वो आप बताती हैं कि वो खेती में क्या चीज़ों का ध्यान रखें? आप क्या ट्रेनिंग में क्या बताती हैं? ट्रेनिंग में मैम जो खास तौर पर ट्रेनिंग होती है उसमें हम लोग सभी रहते हैं, तो मूलतः तो पापा जी ही ट्रेनिंग लेते हैं, जो पूरा उनका किसानी खेत के बारे में वो पूरा अपना आंकड़े हैं उनके वो समझाते हैं। हम लोग साथ में लेते हैं प्रोसेसिंग में। अच्छा। कि आप खेती की व्यवस्था को समझ रहे हैं तो आगे आमदनी बढ़ाने के लिए आप प्रोसेसिंग में कैसे जाएंगे। तो उस पर हम लोगों के अपने अपने एक कैटेगरी हमने बांटी हुई है कि कौन क्या काम कर सकता है, उसी का मतलब आपने पूरा अपने इसमें पूरा मैनेज कर रखा है कि कौन सीईओ है कंपनी का, कौन डायरेक्टर है और कौन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। जैसे मेरे दोनों भाई हैं, तो बड़े वाले भाई जो हैं वो मार्केटिंग में पूरा समझते हैं, जो दूसरे नंबर का भाई है छोटे वाले, वो जितना भी किसानों का सर्टिफिकेशन है वो सारा वो सब संभालता है और समझाता है। आप प्रोसेसिंग संभालती हैं? मैं प्रोसेसिंग संभालती हूँ और पापा जी पूरा ट्रेनिंग का खेती का संभालते हैं। यानी पूरा फैमिली साथ रहते हैं, सारे एक साथ ही कर रहे हैं। और साथ में बच्चे भी लगे हुए हैं। तो जो फार्मर अब हेल्दी की खेती शुरू करना चाहते हैं, देखिए अभी आपको सुनकर मुझे लगता है कि जो यूपी में और भी कई जगहों पे हो रही होगी हेल्दी की खेती, लेकिन इतने ज़्यादा लेवल पर नहीं है क्योंकि गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा है। तो जो फार्मर आपको सुन रहे हैं उनको आप कैसे गाइड करना चाहेंगे या क्या ऐसी सजेशन देना चाहेंगे कि अगर वो हल्दी की खेती शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करें, या फिर जो गन्ना लगा रहे हैं, जैसे आपने गन्ने के साथ हल्दी लगाई,
तो उनको भी आप गाइड कीजिए कि वो किस तरीके से अपने एक ही टाइम में एक खेत के अंदर 2 फसलें लगा सकते हैं। बिल्कुल। हम जैसे गन्ने हमारे यहाँ का मूलतः फसल है, तो उसमें गन्ने के साथ में हम या तो हल्दी लगाते हैं या फिर हम उसके साथ में लहसुन और प्याज भी ले सकते हैं, और ये सारी फसलें आपस में एक दूसरे को पोषण का काम करती हैं। जी बिल्कुल। तो हल्दी के लिए किसानों को अपने खेत को उसी तरीके से तैयार करना होगा। उनको अपने गन्ने के साथ में हल्दी के लिए जगह छोड़नी होगी, क्योंकि गन्ना लग जाता है फरवरी में और हल्दी लगेगी आपका मार्च में, ओके। अप्रैल में। तो अप्रैल में उसकी जगह छोड़ी जाती है, और इतनी जगह होती है कि आप उसमें से उसकी नलाई गुड़ाई का स्पेस आप छोड़ेंगे और वो दोनों फसलें आप लगाएंगे तो वो अच्छे से चल पड़ता है, इसमें हो जाता है कोई दिक्कत नहीं बहुत है। बढ़िया से होता है। तो अब आप आगे चल के अपने इस एग्री बिजनेस को कहाँ देखती हैं कि कितना और आगे स्केल करना है? मैम, हमारा जो मोटिव हमेशा ये रहा है कि हम लोगों को अच्छा प्रयास करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमको बहुत ज़्यादा कहीं किसी बड़े लेवल को प्राप्त करना है, नहीं, हमको अच्छा प्रयास करना है। जो लोग साथ में इस चीज़ को समझना जीना चाहते हैं वो भी अच्छे से जी पाएँ, कर पाएँ, सुख से रहें, ये हम लोग। सोशल मीडिया आप कितना यूज़ करती हैं? सोशल मीडिया भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि देखिए आप प्रोडक्ट्स बना रही हैं, पैक कर रही हैं, तो उसके मार्केटिंग के लिए एक सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आज की डेट में। बिल्कुल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और मुझे काफ़ी सब लोगों ने सुझाव भी दिए हैं, तो मन में इच्छा तो है कि मैं इस तरीके से जाऊं, लेकिन अभी मैंने शुरू नहीं किया है। अभी लेकिन तो सोच रही हैं उस बारे में? आसपास के गांव और परिवारों के साथ ही हम लोगों का अच्छे से हो पा रहा है। लेकिन सोच रही हैं उस लेवल तक जाने की? कि बिल्कुल सोच रही हूँ। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर बढ़ना है, परिवारों को भी साथ लेना है, तो उनको भी तो कुछ देना होगा ना, उनकी भी इनकम बढ़ानी है, उनको भी देना है। और जैसे हम किसी सेमिनार में, मेले में अपने स्टॉल वगैरह लगाते हैं, तो सामान जो लेके जाते हैं परिवार, वो कहते हैं कि जी दोबारा कैसे हम आपसे कैसे ऑर्डर करेंगे, हम आ नहीं पाएंगे, तो ऑनलाइन। तो उस समस्या के निदान के लिए भी ऑनलाइन जाना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ बेच सकते हैं, आप अपना खुद का प्लेटफॉर्म भी जनरेट कर सकते हो। तो मतलब इस दिशा में आपका काम चलेगा, अभी चलेगा? हाँ, प्रयास करेंगे। कोई कुछ और नया इनोवेशन आप सोच रहे हो इस फील्ड में करने के लिए, या कोई आपने अभी ऐसा कोई नया इनोवेशन किया हो जो आप बताना चाहें? अभी तो जो प्रोसेसिंग का हमारा चल रहा है वही है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको मैं चाह रही हूँ कि हम लोग उस पर करें। जैसे हम कॉफ़ी बड़ी मात्रा में हमारे देश में पी जाती है, बिल्कुल, और बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, और उसके साइड इफेक्ट भी लोगों को सबको पता है, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास अभी हम कर रहे हैं, वो उसको पाउडर फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करें। हम एक कॉफ़ी बना रहे हैं हर्बल मसाले के साथ में, जो हमारा कोरिएंडर होता है, कोरिएंडर और शुगर के साथ में उसको एक कॉफ़ी बनती है। अगर आपको बिना बताए अननोन पर्सन किसी को भी वो बिना बताए पिला दी जाए, तो आप ये नहीं जज कर पाएंगे कि ये कॉफ़ी पिया है या ये मैंने कुछ और पिया है। अच्छा, तो आप कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट बना रहे हैं बेसिकली? हम लोग कॉफ़ी का वो सब्स्टिट्यूट बनाने जो कि नुकसान नहीं करेगा, बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। वो पीने के बाद में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। बच्चे भी जो कॉफ़ी के प्रति जो लोगों की एडिक्शन है वो सेम है, और वो वही सेम टेस्ट, वही अरोमा, सब कुछ वही, बॉडी के लिए हार्मफुल भी नहीं है, सब बढ़िया है उसमें। तो आप उसके ऊपर अभी परिवार में जो गेस्ट आते हैं, काफ़ी मैंने सबको पिलाया, तो सब कहते हैं कि तो पता ही नहीं चल पा रहा कि कॉफ़ी नहीं है। तो कैसे बनाती हैं आप उसे? वो थोड़ा सा अभी रेसिपी सीक्रेट है। अच्छा, तो आप उसको पैक करके जब सेल करेंगी तब बताएंगी? सीक्रेट भी नहीं है वो। हम लोग अभी थोड़ा सा ये कि एक बार अच्छे से उसको समझ के कर लें, वो ठीक से अभी हुआ नहीं है तैयार, ओके, तो तब उसको बताएंगे। अच्छा, तो आप अपनी इस फील्ड में ये एक नया इनोवेशन करने वाली हैं कि कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट बहुत जल्द, जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको बहुत जल्द कॉफ़ी का एक सब्स्टिट्यूट मिलने वाला है अनु जी की तरफ से। जी। तो अनु जी, अब आपसे एक मैं मौसम को लेकर एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि देखिए आप खेती से जुड़ी हुई हैं और मौसम, क्लाइमेट हमेशा चेंज होता रहता है, तो कभी मौसम को लेकर आपको कभी कोई नुकसान हुआ हो, या कभी कोई ऐसी स्थिति आई हो कि जब आपको लगा हो कि मुझे अब खेती से हट जाना चाहिए, या ये खेती करना मेरे लिए सही नहीं, कुछ ऐसा, कोई ऐसी सिचुएशन कभी बनी हो? क्योंकि देखिए फार्मर्स की लाइफ में कभी ना कभी मौसम ने तो ज़रूर नुकसान दिया ही दिया। बिल्कुल, कई बार ऐसा हुआ है कि मौसम ने नुकसान दिया है, और वहाँ पे जो मैंने शुरू में कहा कि हम जो साथ में बहुफसलीय खेती का जो प्रणाली है हमारी, 2 से 3 फसलों का, उसमें अगर एक फसल पे नुकसान हुआ है तो दूसरी उसकी भरपाई के लिए तैयार खड़ी है। देखिए बारिश का या मौसम का हल्दी और गन्ने पे तो किसी तरीके का नुकसान आज तक हम लोगों ने देखा नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन उसके साथ में अगर कोई आप सब्जी की या कुछ वैसी फसल लगा रहे हैं, तो
आप किस गन्ने के साथ में है तो वो एक फसल उसका नुकसान को भरपाई कर देती है, तो वहाँ पर इतना मन नहीं दुखता किसान जितना परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ, वो बहुत केस चीज़ें आजकल आ हाँ, रहे हैं कि वो किसानों ने चीज़ें हैं। आत्महत्या कर ली लोन की वजह से, मतलब लोन का प्रेशर इतना जी, था जी, क्योंकि जी। फसल का दाम नहीं मिला। तो ये वही, बहुत, और वही। यूपी में भी अभी बहुत सारे मामले ऐसे सामने आए हैं। इसी चीज़ के लिए हम किसानों से ज़्यादातर यही कहते हैं कि आप हम्म। वैल्यू एडिशन की तरफ जाइए, बिल्कुल। अपना कीमत का अधिकार अपने पास रखिए और अपनी आमदनी को बढ़ाइए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो किसान को समझनी होंगी, करनी पड़ेंगी, तो अभी वो पार पाएगा। तो आप अपनी ट्रेनिंग में ये सारी बातें किसानों सारी को बातें हम समझाते हैं कि हाँ, किस बिल्कुल। तरीके से अपने प्रोडक्ट में वैल्यू एडिड बिल्कुल, कीजिए, बिल्कुल। इसको किस तरीके से जी। एक के साथ दूसरी फसल कौन सी आप लगा जी, सकते जी, हैं, जी। जिससे अगर एक फसल खराब भी हर- हो जाए तो दूसरी आपके पास खड़ी है। जी हाँ, हर जगह का मौसम अपना अपना अलग-अलग क्लाइमेट होता है, अलग अलग है। तो उसी के अकॉर्डिंग उनको सुझाव दिए जाते हैं। अब आपकी पर्सनल लाइफ से एक सवाल पूछना चाहूँगी। जी। आपने कब बताया कि आपकी एक बड़ी बेटी है जी। और आपके अभी 3 बच्चे हैं? जी, मेरे 3 बच्चे हैं, 1 हम्म। बेटी, 2 बेटे। 2 बेटे। और जी। बच्चों में कितना डिफरेंस है आपके? मेरी बड़ी बेटी अभी इस समय 13 साल की है हम्म। और मेरा एक बेटा 8 साल का है हम्म। और एक बेटा 3 साल का है। 3 साल का है, तो वो जी। तो अभी बहुत छोटा है। तो बहुत उसको छोटा है। छोड़ के आप कैसे काम पे जाती हैं? अ, वही कि परिवार का सपोर्ट पूरा है और जब दूसरा बेटा हुआ था तो उसके बाद मैं लगातार गांव आती जाती रही, काम करती रही। तो मुझे उस समय वो समय निकल गया और मैंने वो फेस किया कि जो मेरा बेटा है वो थोड़ा सा मुझसे कनेक्ट कम है, छोटे वाला? जो मेरा बड़ा बेटा था। अच्छा, बड़ा बेटा। हाँ, क्योंकि आप उसको छोड़ के काम पे जाती उसको मैं थी। जाती थी, वो सुबह में स्कूल मैंने उसको भेज दिया और शाम को जब मैं आई हूँ मैं आके भी काम में लग गई हूँ और जब तक मैं उसके पास पहुँचती वो तब तक सो जाता था। तो उसके साथ मेरा कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था। वो अपनी दादी के साथ में पूरा अटैच होगा, आपसे अटैचमेंट कम परिवार होगा। में सभी के साथ वो पूरा अटैचमेंट था उसका। अच्छा, आपके साथ पर नहीं मुझे था। लगा कि वो मेरे साथ इतना उसका नहीं है। तो वो चीज़ मुझको उसी समय खटक गई थी। फिर जब उसके बाद 4.5 साल बाद जब तीसरी बार मेरा दूसरा बेटा हुआ तो उस समय उसके होने से पहले ही ये बात मैंने अपने फादर को बोली थी। अच्छा। कि ऐसा ऐसा मेरे को अपने बेटे के साथ में ये मुझे महसूस देता है कि वो मेरे साथ नहीं रहा था, तो मैं अब ये बच्चा मेरा इस चीज़ से ना गुजरे, तो मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं उसके साथ रहूँ। तो उसके साथ रहना मतलब कि वो मैं अपने तीनों बच्चों के साथ समय दे पाऊँगी। तो उसके लिए मैंने उनसे कहा कि मैं अभी तक रोज़ बीटा आती थी, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं कुछ काम शाना अपने घर पर ही शिफ्ट कर लूँ। तो मैंने अपने 2 कमरों से ही वहाँ पे काम शुरू किया। अच्छा, तो आपने वहाँ से काम को शिफ्ट कर लिया? जी। अब उसमें मुझे पिकल की रेंज बढ़ानी थी। ओके। और जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो अगर मेरे को एक अचार में 10 तरीके के मसाले डालने हैं और मुझे 8 मसाले ऑर्गेनिक मिल रहे हैं और 2 नहीं मिल रहे, तो वो बाकी के भी ऑर्गेनिक नहीं रह पाते। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने प्रयास किया कि मैं नेचुरल पे जाऊं और केमिकल रेशो जितना हो सकता है उसको उतना घटा कम के कर। लाऊं। हाँ। तो अभी आप अचार बना रही हैं और साथ में क्या आप अभी में अचार है, उसमें चटनियाँ हैं ओके। और मुरब्बा है। तो ओके। अभी इन चीज़ों पे हम लोग पूरा फोकस है हाँ, आपका? पूरा फोकस है। अब बिना केमिकल और बिना प्रिजर्वेटिव के एक लंबे समय तक हम इसको कैसे रोक पाए उस पर। तो आपके द्वारा बनाया गया जो अचार है या जो मुरब्बा है वो कितने, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है? शेल्फ लाइफ मैम उसकी 2 साल 3 साल भी है। अच्छा। वो जब तक स्टॉक में है वो ख़राब नहीं होता। तो क्या इसको कहीं फ्रिज में रखना है या नहीं, कहीं फ्रिज में नहीं है, बिल्कुल आप गर्मियों में भी कोई दिक्कत नहीं है उसको, कोई टेस्ट में और उसमें कोई कुछ टेस्ट दिक्कत नहीं आती? जब अचार पुराना पड़ता है वो चाहे आपका कहीं भी रखा हो तो उस पर हल्का सा रंग में फ़र्क आ जाता है, सांवला हो जाता है, लेकिन वो चीज़ टेस्ट बनी में कोई रहती है। फर्क हाँ, नहीं। और खाने वालों से भी हम यही बात कहते हैं कि आपको कलर खाना है या आपको शुद्ध खाना है, वो आप निर्णय खुद करेंगे। तो इस चीज़ की हम लेते हैं। अब जैसे मेरी जो चटनियाँ हैं उसमें मीठे के लिए मैं चीनी नहीं डालती, मैं खांड डालती हूँ। ओके। तो उससे फिर कलर थोड़ा सा फर्क पड़ता होगा? थोड़ा फ़र्क आ जाता है कलर में, पर खाने वाले सब खुश हो जाते हैं कि हाँ जी बच्चा चीनी नहीं खा रहा, क्योंकि जो मीठी चटनियाँ हैं, नाशपाती की चटनी है, आंवले की चटनी, नाशपाती की भी चटनी बनाती हैं? जी, ये सब बच्चे घर में बहुत खाते हैं। अच्छा। और ऐसा मेरे पास एक फैमिली है जिन्होंने कहा कि हमारी बेटी बिल्कुल खाना नहीं खाती। ओके। और अब जब से ये चटनी उसको दी है तो वो 2-2 पराठे स्कूल भी लेके जा रही है और चटनी को खूब खा रही है। कौन सी चटनी की आप बात कर रही हैं? मैं आंवला चटनी बता रही हूँ। अच्छा, आंवला चटनी। हाँ, उन्होंने कहा कि तो हमारे जितने भी व्यूवर्स ये देख रहे हैं, और आजकल देखिए ये तो हर घर की समस्या है कि बच्चे खाना नहीं खाते। जी। तो बच्चों को अगर खाना खिलाना है तो
आपसे आपकी वाली जो आंवले की चटनी है अगर वो लगा के दिया जाए तो बच्चा खाना खाएगा बिल्कुल उससे? खाना खाएगा। नाशपाती की चटनी है, उसमें अपना एक क्रिस्टल सा होता है, ओके। वो नेचुरल आता है, वो बेस्ट है चटनी। नाशपाती की चटनी। नाशपाती की चटनी उसको ले सकते हैं, पाइनएप्पल की चटनी है, सेब ओके। की चटनी है, तो वो सब बहुत तरीके हैं। हम बच्चों को तो अब ये सारा काम आपने अपने वहाँ पर शिफ्ट कर लिया ये जहाँ सारा बच्चों काम के मैंने साथ? हाँ शाना अपने घर पे शिफ्ट किया बच्चों के साथ। अब मैं बच्चों के साथ भी हूँ और काम के साथ तो भी हूँ, आप एक ही इनको समय पूरा में। बैलेंस कर पा रही मैं हैं पूरा अच्छे से? बैलेंस कर पा रही हूँ। जितने भी हम लोगों के ऑर्डर आते हैं वो सारा मैं खुद से तैयार करती हूँ, पैकेजिंग वगैरह सब। मेरी बेटी उसमें पूरा सपोर्ट करती है, साथ अच्छा, में रहती 13 है। साल की बच्ची है और वो 13 पूरा साल की बच्ची सपोर्ट है, कर रही हाँ, है? वो पूरा पैकेजिंग में हेल्प करती है, अपना स्कूल ओके। भी देखती है, तो अच्छे से चल रहा है। और बच्ची क्या, मेरे सास ससुर सभी ही पूरा हेल्प करते हैं हर काम में। ओके। तो हाँ, फैमिली बिजनेस है ये। फैमिली बिजनेस है और बिल्कुल। बच्चे भी फिर आगे चल के इसी लाइन में खेती में, क्योंकि देखिए ये शुरू से ही वो देख रहे हैं और कर रहे हैं तो उनका भी इंटरेस्ट इस बिल्कुल फील्ड में आ रहा हाँ होगा। बिल्कुल। हमारे घर के जो बड़े बच्चे हैं, जो भाई के बेटे बच्चे हैं, वो भी सब यही कहते हैं कि हम खेती करेंगे अपना काम, हम बाहर नहीं जाना हमें कहीं भी। अच्छा। तो इसी तो हम लोगों को एक अच्छा काम करना है, प्रमाणित होना अपने बच्चों के रूप में। बिल्कुल। अब हमने कुछ अच्छा किया, आगे उसको किसी को समझाया नहीं और एक दिन संसार से चले गए, तो वो किया हुआ प्रयास भी दुनिया खत्म में हो आए जाता हैं है। तो कुछ तो ऐसा करके हाँ, जाएं कि हमारे जाने के बाद तो दुनिया हमें याद करे। मैंने जब ये काम शुरू किया तो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो मेरे को ये था कि मैं कुछ सीखना चाह रही हूँ, पर सीखने के लिए कोई इंस्टीट्यूट, कोई ट्रेनिंग मुझे नहीं मिल पा रही थी। ओके। और जो ट्रेनिंग हो रही थी वो सब अधूरेपन में थी। तो जो कमी आपने महसूस की, आपने चाहा कि वो कमी कोई और महसूस ना करे, हाँ, तो आपने उस पर काम उस किया। पे काम किया और मैंने इसी सोच के साथ में पापा को भी बोला था कि मैं एक पूरा ट्रेनिंग सेंटर बनाऊंगी यहाँ पर, ओके। जहाँ महिलाएं, किसान, कोई भी जो चाहे सीख सकते हैं और उनको पूरा बताया जाएगा। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से बोला कि बोलते कि हम लोग आपको अपना फॉर्मूला नहीं बता सकते, या आप हमारे साथ कुछ सीखना करना चाहते तो आपको हमारा चार्ज देना होगा, इतना परसेंटेज आपको ऐड करना होगा। तो वो सब चीज़ें अब हिम्मत तोड़ देती हैं, कोई कुछ करना चाहे तो नहीं कर पाते हैं। तो आप जो ये ट्रेनिंग दे रहे हो, या फ्री ऑफ कॉस्ट देते हो? फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए मैंने यही प्रयास किया कि मैं खुद से सीखने में, जो मैंने 8-10 साल का समय ख़राब किया है, वो कोई और ना कर पाए, खराब करे। हम उनको पूरा बताएं, सीखें। कोई आए तो अच्छे से सीख के जाए और आगे भी करना चाहे तो खूब करें। यही हमारी देखिए तरफ समाज से के प्रति हमारी ड्यूटी भी है। ये ड्यूटी है, ये बिल्कुल हमारा अगर हर कोई जिम्मेदारी ये समझ बनती है। ले तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम ही ना हो ये बिल्कुल हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है देश के प्रति, पूरे समाज के कि प्रति। जो हमने फेस किया वो कोई दूसरा ना फेस दूसरा करे, ना उसका करे। कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकाले। और जो एक मैंने चीज़ और यहाँ पर देखी कि जो भी अपना फॉर्मूला नहीं बताना चाहते, सिखाना नहीं चाहते, वहाँ पे ये बात काम करती है कि अगर बताने से हमारा बिजनेस ख़राब हो जाएगा। तो सवाल ये है कि मेरे पिता हमेशा कहते हैं कि हर किसान प्रयास करेगा धरती की व्यवस्था को समझकर, तो धरती सजेगी। तो यहाँ पे एक लाइन आगे की मैं जोड़ती हूँ कि जब हम प्रोसेसिंग करने वाले भी इस व्यवस्था को समझकर और एक दूसरे के लिए पूरकता में काम करेंगे, तो जब ही तो सबकी थाली सजेगी। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि बिल्कुल, तभी जब मिलकर काम करेंगे तभी हाँ, सबके, क्योंकि देखिए किसान जो है पूरी दुनिया की थाली किसान ही सजा रहा है। बिल्कुल। अब अगर मन में ये रहेगा कि नहीं जी हमारा फॉर्मूला नोट हमें ही कमाने हैं, तो बाकी समाज तो पीछे ही रह जाएगा। तो आप उसको आगे पीढ़ी में कैसे देके जाएंगे, तो वो तो सिखाना समझाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे कैसे उसको यूज करेंगे। बच्चे हैं समाज में, जो भी है वो सीख सकता है। बिल्कुल हमारी तरफ से अवसर है उनको। हमने जो प्रयास करके इतने लंबे समय खराब करके सीखा, वो हम आपको थोड़ी सी देर में बता देंगे, करके दिखा देंगे। तो अभी घर पे भी ट्रेनिंग चल रही है, तो उसमें भी मैंने यही बात बोला कि आप जब भी कभी मेरे को फ़ोन करेंगे, कुछ सीखना समझना चाहते हैं, मुझे जितना मेरे को पता है मैं आपको पूरा हेल्प करूँगी। सीखे हुए का प्रमाण भी यही है कि हम सामने वाले को सिखा पाए, तभी फायदा है उस चीज, तभी फायदा है। सभी के करने अपने अंदर ही रहेगी तो फिर हाँ, उस बात अकेली मैं एक प्रोसेसिंग करूंगी जी, मैं पूरी धरती का पेट नहीं भर सकती। बिल्कुल नहीं भर है ना, सकते, सभी हाँ। के प्रयास से धरती सजेगी, तो सभी के प्रयास से थाली सजेगी। वही बात है। तो अभी जो आप फार्मर्स को ट्रेनिंग दे रहे हो, तो एक समय में आप कितने फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हो? हम लोगों के 5 दिन का बैच रहता है। उसमें हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख तक 5 दिन की ट्रेनिंग चलती है। कई बार उसको कैंसिल भी कर देते हैं, किसानों का फसल उठाने का समय तो उस समय छोड़ देते हैं। लेकिन लगभग हम ज़्यादा हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग है उसमें 30 से 40 लोगों का रुकने की व्यवस्था है अभी। पर उसमें 15 या 20-25 ऐसे बनी रहती है सबके सीखने। तो महिलाएं भी आती हैं उसमें? महिलाएं भी आती हैं, किसान महिलाएं और जो मार्केटिंग इस तरह से लोग जुड़े हुए हैं,
कोई आता है तो उसको पूरा ही समझाया जाता है, वो खेती नहीं भी करता उसको खेती समझाया जाता है। तो खेती में उसका इंटरेस्ट बेसिकली आ आप जाता है। जागृत करते हैं कि बिल्कुल, खेती से डरना हाँ। नहीं है। लेकिन देखिए आज तो वैसे भी आजकल ट्रेंड चेंज हो गया, हम देख रहे हैं कि आज के जो युवा हैं वो बड़ी बड़ी नौकरियां नौकरियां छोड़कर छोड़ के खेती की तरफ, खेती क्योंकि कर रहे बहुत हैं। इसके अंदर जी। अगर कहा जाए तो इसके अंदर बहुत सारे अवसर हैं हाँ बिल्कुल अवसर है, और वो ये आज की जनरेशन और समझ रही है इस चीज़ समझ को। रही है और वो खुशी के साथ में हाँ नौकरी छोड़ अडॉप्ट के करते हैं, खेती बिल्कुल। करते हैं हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। तो हाँ। और जो किसान है जो कहीं ना कहीं इससे, कि देखिए किसान भी अपनी कोई ना कोई वजह से जी। खेती कोई छोड़ना नहीं चाहता, जिसके खेत है हर कोई खेती करना चाहता है, लेकिन जब मौसम की मार पड़ती है या प्राइस नहीं मिलता जी तब वो कहीं ना कहीं मायूस हो जाते हैं, फिर बिल्कुल। लगता है कि भी अब खेती नहीं। जी 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 तो आपकी लाइफ में ऐसा कभी कोई समय नहीं आया? ऐसा कोई समय नहीं आया। वो फसल चक्र जो है हमारा 2-3 फसल फसलों का चक्र एक साथ- बिल्कुल। तो फार्मर्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? फसल चक्र जरूर अपनाएं, क्योंकि बहुत से फार्मर ऐसे हमने देखा है कि जो फसल चक्र नहीं अपनाते। फार्मर को सबसे पहली मेरी सलाह यही है कि वो धरती की व्यवस्था को समझें। बिल्कुल। धरती एक समय में अनेकों चीज़ उगाना पसंद कर रही है, पर आप एक ही फसल में उलझे रहेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। धरती अनेकों तरह की घास हमारे लिए तैयार कर रही है खेत में खाद के रूप में, आप उसको निकाल के खेत से बाहर फेंक रहे हैं, तो उस पर भी किसानों को ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल। आप उसको नलाई कर रहे हैं तो खेत में ही छोड़ दीजिए। फील्ड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। फील्ड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, आप उसको समझ के करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा और बहुत बढ़िया विश्वास के साथ होगा। तो आप सीड को भी मैनेज करते हैं, सीड का भी मैनेजमेंट करते हैं जब सीड लगाते हैं? जी, सीड का मैनेजमेंट भी करते हैं। उसको हम लोग एक पूरा हमारा प्रोसेस होता है। हाँ समक हमारा एफपीओ है, उसके अंतर्गत उसमें हमारा सीड का भी काम है, किसानों को सीड मिल जाए आसानी से, तो उस पर तो सीड को मैनेज भी करते हो कि जब सीड को आप लगाते हो कि उसको पहले ही कुछ इस तरीके की कोटिंग की जाए ताकि उसके ऊपर बीमारियां ना आए, कुछ ऐसा? ज़्यादा पुराने सीड रखने पर बीमारी आती है। Okay. अगर आपका साल के साल सीड चल रहा है तो उसमें बीमारी वाला वो दिक्कत नहीं आती है। बाकी हम उसमें नीम की पत्तियां लगा के रखना, इस तरीके से अपने घरेलू तरीके हैं जो हम सीड को रखते हैं। तो आप किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? किसानों को सलाह यही है कि वो हिम्मत से काम लें, मन को छोटा ना करें, खेती की व्यवस्था को समझें और अच्छे बीजों का चुनाव करें और खेत को सही से समझ के एक साथ 2-3 से फसलें लें और अच्छे से प्रयास करें। चलिए अनु जी, अब बातें तो बहुत सारी हो गई, अब आखिर में हम आपके साथ एक रैपिड फायर खेलना चाहते हैं। जी। जो मन में आए बस वही आंसर दीजिएगा और शॉर्ट में और जल्दी बिना सोचे आंसर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आपके साथ रैपिड फायर। खेती या बिजनेस, कौन ज़्यादा पसंद है? खेती। हल्दी या कोई दूसरी फसल? हल्दी। ऑर्गेनिक फार्मिंग या ट्रेडिशनल फार्मिंग? ऑर्गेनिक। सुबह जल्दी उठना है या देर रात तक काम करना? जल्दी सुबह उठना है और रात को जल्दी सोना है। ओके। खेत में काम या मार्केटिंग, क्या ज़्यादा पसंद है? खेत में काम। एक शब्द में खेती क्या है? खेती हमारे जीने का सबसे अच्छा तरीका, खुशी से जीने का तरीका है। महिला किसानों के लिए क्या सलाह? महिला किसान आप कुछ भी कर सकती हैं, समझने की बात है। खेत की व्यवस्था को समझिए, उसको कीजिए, आप वैल्यू एडिशन में जाइए, उस काम को कीजिए, मन को मजबूत रखिए, सब अच्छे से हो जाएगा। खेती में सक्सेस का मंत्र क्या है? खेती में सक्सेस का मंत्र सारा समझने के पीछे ही है। आप समझ के करेंगे तो सक्सेस ही है। अगर आप खेती नहीं करती तो आप क्या करती? मैं फिर कुछ और नहीं करती। मैं खेती और प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन के अलावा मैं कुछ नहीं करती। सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको, मौसम, मजदूर या मार्केट? मौसम को एक बार के लिए आप बोल सकते हैं, क्योंकि किसी ना किसी फसल पे उसका प्रभाव तो आता ही है। ओके। सबसे ज़्यादा खुशी आपको कब मिलती है, बुआई के समय, कटाई के समय या फिर बिक्री के समय? मुझे खेत में करते समय, कुछ भी काम करते समय मैं बड़ी शांत और खुश रहती हूँ। प्रॉफिट ज़्यादा ज़रूरी है या पैशन? पैशन ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्क लेना या सेफ खेलना? रिस्क मैं लेती हूँ थोड़े थोड़े, सेफ होके मैं हाँ सेफ खेलती हूँ। एक ऐसी चीज़ जो हर किसान को ज़रूर सीखनी चाहिए? हर किसान को ज़रूर सीखनी चाहिए। फास्ट। किसान को मैं बार बार मैंने यही बात बोली है कि उसको मैनेजमेंट सीखना चाहिए। मैनेजमेंट सीखना चाहिए। एक मिथ जो आप तोड़ना चाहती हो फार्मिंग में? कि महिला खेती नहीं कर सकती। ओके। महिला खेती भी कर सकती है, एक समय में परिवार भी संभाल सकती है, महिलाएं सब कर सकती हैं, प्रोसेसिंग भी कर सकती है। और उदाहरण के लिए मैं हूँ आपके सामने। घर संभालना आसान या खेत संभालना? दोनों ही आसान है, इतना मुश्किल कोई नहीं है, दोनों का अपना हो जाता है सही से। एक ऐसा मैसेज जो उन महिलाओं के लिए जो खेती में आना चाहती हैं? आप बिल्कुल हिम्मत के साथ खेती में आइए, आपका स्वागत है। कुछ सीखना समझना आप चाहते हैं तो हम आपके लिए तैयार बैठे हैं। कुछ हमारी तरफ से आपको मदद होगी, हम वो भी करेंगे। और हिम्मत के साथ कीजिए, खेती बहुत ही अच्छा और
धरती का सबसे अच्छा व्यवसाय हमारा खेती है। चाय या कॉफ़ी? दोनों ही नहीं। अच्छा, आप दोनों ही नहीं। दोनों गांव ही या नहीं। शहर? गाँव। मोबाइल या खेत? खेत। फेवरेट और टाइम थोड़ा पास? थोड़ा मोबाइल भी। थोड़ा मोबाइल भी। जी। फेवरेट टाइम पास सुबह का खेत या शाम का खेत? शाम का खेत, क्योंकि सुबह को हम महिलाएं अपने परिवार में बच्चों के साथ बिजी होती हैं। ओके। स्ट्रेस होता है तो आप क्या करती हैं? स्ट्रेस नहीं होता मुझे ज़्यादातर, क्योंकि मैं इतना बिजी रहती हूँ, हम लोगों को स्ट्रेस का मौका ही नहीं मिलता। 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? जहाँ पर आज हूँ वहीं पर रहूँगी, और ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा साथ महिलाएं जुड़ जाएं। तो 5 साल में आप बहुत एक बड़े समूह को हाँ, अपने साथ लेकर चलना चाहेंगी? मुझे इतना वो नहीं है कि मुझे करोड़ों में कमाई करनी है, मेरे को महिलाओं के साथ, उनके साथ एक बड़ा काम करना है। महिला सशक्तिकरण पर काम बिल्कुल, करना है। हाँ, उनको सिखाने समझाने के लिए मुझको एक केंद्र बनाना है। बहुत शानदार आपने जवाब दिए, काफ़ी इंस्पायरिंग थे और आपकी जर्नी भी काफ़ी इंस्पायरिंग रही। जी। और हमें उम्मीद है कि जो भी दर्शक हमारे ये देख रहे होंगे, जो भी महिला किसान इसे देख रही होंगी या जो किसान भाई इसको देख रहे होंगे, उनको ज़रूर कुछ ना कुछ इस पॉडकास्ट से गाइडेंस ज़रूर मिली होगी कि किस तरीके से वो खेती कर सकते हैं, अपनी कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, जैसे अनु जी कर रही हैं। तो अनु जी ने आप बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो हो सकता है हमारे किसान भाई अगर यूज़ करेंगे तो उनको भी खेती में काफ़ी मुनाफा मिल सकता है। तो अनु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी को शेयर करने के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ हमारे साथ डिस्कस करने के लिए। दोस्तों, आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। ये थी एक ऐसी बेटी की कहानी जो न सिर्फ अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रही है बल्कि खेती को एक नई पहचान दे रही हैं। और शायद सही ही कहा गया है, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हर खेत में एक कहानी छिपी होती है, बस उसे सुनने और समझने की ज़रूरत होती है।